मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है छंटती धुंध। तो चलिए सुनते हैं कहानी छंटती धुंध, मेरी जुबानी। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। संध्या बाहर गार्डन में बेचैनी से टहल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसकी बात माने, दिल की या दिमाग की। जब दिल और दिमाग के बीच कोई फैसला करना हो तो बहुत मुश्किल होता है। आज संध्या के साथ भी यही हो रहा था। वो क्या करे क्या नहीं सोच नहीं पा रही थी। एक तरफ घर वालों का दबाव, दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा की आवाज़। वो किसकी बात सुने। संध्या कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। वो कोई फैसला करे तो कैसे करे। उसके काले अतीत का साया हर पल उसका पीछा जो करता रहता था। उस अतीत के काले साए से भागना उसके लिए आसान नहीं है। राज को कितने भी गहरे दफन कर दो, वो एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता है। संध्या ये बात अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वो अपने अतीत के राज को विक्रांत से छुपाने के पक्ष में नहीं थी। उसकी परेशानी का कारण उसके अतीत का राज ही था। संध्या गार्डन में देर रात तक टहलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बागीचे के रंग बिरंगे फूलों की भीनी भीनी खुशबू पूरे बगीचे को महका रही थी। रात रानी की मदमस्त करने वाली महक भी संध्या की व्याकुलता को कम नहीं कर पा रही थी। तभी संध्या की नज़र एक टूटते हुए तारे पर पड़ी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं। जल्दी ही अगर मैंने फैसला नहीं किया तो बुआ और माँ को क्या जवाब दूंगी। विक्रांत भी मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास कल तक का ही समय है। भगवान मेरी दुविधा का अंत कीजिए। जब संध्या ने आंखें खोली तो अपनी इस बचकाना हरकत पर खुद ही मुस्कुरा दी। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं भी क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हूँ। निर्णय मुझे लेना है, इसमें टूटता तारा मेरी क्या मदद करेगा। ये सोचते हुए संध्या ने गहरी सांस ली। अब मुझे अंदर चलना चाहिए। अगर बुआ ने मुझे यहाँ टहलते हुए देख लिया तो वो समझ जाएंगी मैं किसी उलझन में हूँ, तो 1000 सवाल करेंगी। ये सोच संध्या अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंच उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट सोने की कोशिश करने लगी। कल उसे कॉलेज भी जल्दी पहुंचना था। प्रिंसिपल मैडम ने एक मीटिंग रखी थी, उसमें उसका रहना जरूरी था। संध्या ने अपनी आंखें बंद की, पर आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके मन में अभी भी विचारों की आंधियां चल रही थी। उसका डरावना अतीत उसे डरा रहा था। उस हादसे को याद कर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगी, मैंने जो गुनाह किया उसका खामियाजा उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी भुगतना पड़ रहा है। वो तो अपने को बहुत समझदार समझती थी, फिर उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि उसका अहंकार उस पर इतना हावी हो गया। उसने अपने ही जीवन को तबाह कर लिया। जिस दलदल में वो खुद गिरी थी, आज उसी दलदल से वो बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। जो बच्चे अपने माता पिता की बातों की अवहेलना करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ कभी नहीं आती, बल्कि दुख का सागर हिलोरे लेता है। यही सब सोचते हुए संध्या कब नींद की आगोश में समा गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब संध्या तैयार होकर कॉलेज जाने लगी तो उसकी बुआ ने पूछा, संध्या तुमने क्या फैसला किया है। बुआ अभी तो कोई निर्णय नहीं ले सकी हूँ, संध्या ने धीरे से जवाब दिया। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, ये हमें चैन से जीने नहीं देगी। ये लड़की हमें दुख देने के लिए ही पैदा हुई है। इसने हमेशा अपनी मनमानी की है, जिसका नतीजा ये भुगत चुकी है। आज भी ये अपनी ही चला रही है। आज इसे सच बोलने का भूत सवार हो गया है। तेरा सच जानकर कौन तुझसे शादी करेगा। क्या इतनी भी समझ तुझ में नहीं है। संध्या के पापा और माँ ने गुस्से में एक साथ कहा। संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घर से बाहर निकल गई।
उसकी माँ और बुआ उसको आवाज़ देती रह गई। आज संध्या ने नाश्ता भी नहीं किया था। वो जब कॉलेज पहुंची तो मीटिंग का समय हो गया था। संध्या का उदास चेहरा देख उसकी सहेली मधु ने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया, पर मधु को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मधु कुछ और पूछती, उससे पहले प्रिंसिपल मैडम आ गई। बात वहीं अधूरी रह गई। मीटिंग के बाद संध्या और मधु दोनों अपनी अपनी क्लास लेने चली गईं। आज लेक्चर देते समय संध्या का ध्यान बट रहा था। उसने 10 मिनट पहले ही क्लास छोड़ दिया। आज संध्या अपनी क्लास से निकलने के बाद स्टाफ रूम में न जाकर सीधे कॉलेज के पिछले हिस्से में बने बागीचे में चली गई। उसका मन बहुत विचलित था। आज 15 दिनों से उसके मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी। वो अपने आप से लड़ते लड़ते थक गई थी। वह अगर शादी का विरोध करती है तो उसके माता पिता को बहुत दुख होगा। उसकी गलतियों के कारण उसके माता पिता पहले ही बहुत दुखी और अपमानित हो चुके हैं। अब दोबारा उसके कारण उन्हें दुखी होना पड़े, ये तो वो नहीं चाहती है। अगर उसने बिना सच बताए शादी कर लिया और बाद में उसके पति या ससुराल वालों को सच्चाई का पता चला तो उसका पूरा जीवन ही तहस नहस हो जाएगा। उसके वैवाहिक जीवन में तबाही आ जाएगी। यही विचार उसे विचलित कर रहा था। वो करे तो क्या करे, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। माँ पिताजी का कहना है, इस शहर में हम नए हैं, यहाँ हमें कोई नहीं जानता। उसके अतीत का राज ससुराल वालों को कभी पता ही नहीं चलेगा, इसलिए उसे अपने अतीत का काला अध्याय ससुराल वालों को बताने की जरूरत नहीं है। संध्या का मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा है। जब से कॉलेज की प्रबंधिका प्रभा ठाकुर ने अपने बेटे के लिए संध्या का हाथ मांगा है, तब से उसके माता पिता बहुत खुश हैं और संध्या पर दबाव डाल रहे हैं वो इस शादी के लिए हाँ कर दे। संध्या भी प्रभा ठाकुर के बेटे कुंवर विक्रांत को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो अपने शादी की इमारत झूठ की नींव पर बनाने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर उसके दिल दिमाग में मंथन चल रहा है। वह किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। संध्या, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से स्टाफ रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। संध्या के पास मधु ने आते हुए कहा। मधु संध्या की अच्छी सहेली है। संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। क्या बात है संध्या, तुम परेशान लग रही हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूं। मधु ने गंभीर लहजे में पूछा। कोई खास बात नहीं है मधु, बस सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ खुले में आ गई। 2 पीरियड के बाद मेरी क्लास है, मैंने सोचा थोड़ी देर फूल पौधों के बीच रहूंगी तो ताजी हवा से सिर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। संध्या ने अपने चेहरे पर बनावटी हंसी लाते हुए कहा। संध्या, जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो बोलती क्यों हो? तुम्हारी जुबान तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे दिल में कोई राज छिपा है जो तुम्हारा चेहरा बयां कर रहा है। तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, मधु ने गंभीर लहजे में कहा। मधु संध्या के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली। मन के दर्द को किसी अपने से कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। हो सकता है सामने वाले से तुम्हें ऐसी सलाह मिल जाए जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। अगर तुम ठीक समझो तो अपने मन की पीड़ा को मुझसे साझा कर लो, आगे तुम्हारी मर्जी। मधु ने गहरी सांस लेकर कहा। मधु, तुम्हें तो पता है मुझे कहानियां लिखने का शौक है, संध्या ने बताया। हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हारी समस्या के विषय में बात कर रही हूँ, तुम्हारी कहानी के बारे में नहीं। संध्या मैडम, मधु ने चिढ़कर कहा। मेरी कहानी ही मेरी समस्या का कारण है, संध्या ने झूठ बोला। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताओ, मधु ने संध्या को देखते हुए कहा। मधु, मैं एक कहानी लिख रही हूँ, वो कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। मेरी कहानी की नायिका के जीवन में ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ उसके सामने 2 रास्ते हैं, एक सच का, एक झूठ का। अगर वो सच के रास्ते पर चलती है तो उसके जीवन से खुशियां दूर चली जाएंगी, और अगर झूठ के मार्ग पर चलेगी तो खुशियां उसका स्वागत करेंगी।
उस नायिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो दिल की सुने या दिमाग की। उसका दिल सच के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है, जबकि दिमाग कह रहा है कि वो झूठ का साथ दे। कहानी की नायिका इसी उलझन में है। इस कहानी का अंत क्या होना चाहिए, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। मैं इसी उलझन में हूँ, कहानी का अंत नहीं लिख पा रही हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ, संध्या ने बताया। पहले तुम अपनी कहानी मुझे सुनाओ, हो सकता है इस कहानी का अंत मैं लिख दूँ, मधु ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम बताना मेरी कहानी की नायिका को क्या करना चाहिए। मैं इस कहानी का अंत क्या लिखूं? शायद तुम्हारी सलाह से मुझे कोई क्लू मिल जाए, संध्या ने धीरे से कहा। ठीक है लेखिका महोदया, मुझे अपनी कहानी सुनाइए। मुझे विश्वास है मैं आपकी कहानी की नायिका की समस्या सुलझा दूंगी, मधु ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा। संध्या मधु को कहानी सुनाने लगी। एक लड़की थी, वो लड़की तुम मुझे ही मान लो, यानी कि संध्या। संध्या बचपन से ही जिद्दी और अहंकारी स्वभाव की थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसका अहंकार, उसकी मनमानी और बढ़ने लगी। वह देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। संध्या में अहंकार के साथ साथ किसी और की बात ना मानने की भी बुरी आदत थी। उसे लगता था जितनी बुद्धि उसके पास है उतनी किसी के पास हो ही नहीं सकती। इसीलिए संध्या अपने जीवन का हर फैसला खुद ही लेती थी, चाहे वो सही हो या गलत। अपने आगे वो किसी की नहीं सुनती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाने की कोशिश करती। वो कहती, तुम अभी इतनी समझदार नहीं हुई हो कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण फैसला अकेले करो। तुम्हें कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पापा या मुझसे सलाह ले लेनी चाहिए। बड़ों के पास अनुभव होता है, पर संध्या उनकी बातों को हवा में उड़ा देती। वो व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी माँ से कहती, माँ आप मुझे क्या सलाह देंगी? आप पढ़ी लिखी तो है नहीं, आपके पास सलाह देने की बुद्धि कहाँ है? आप अपनी सलाह अपने पास रखो, आप मेरे फैसले में रोड़ा ना अटकाया करो। संध्या हमेशा अपनी माँ का अपमान करती। उसे यही लगता वो कभी कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। संध्या स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ गई। कॉलेज में संध्या पढ़ने के लिए नहीं, मौज मस्ती करने के लिए जाती थी। कॉलेज में संध्या को एक लड़के से प्यार हो गया। जब उसके प्यार के चर्चे उसके घर तक पहुंचे तो उसके मम्मी पापा ने उस लड़के के बारे में पता लगाया। तब उन्हें पता चला जिस लड़के से उनकी बेटी प्यार करती है वो लड़का ना अच्छे चरित्र का है और ना ही कोई काम धंधा करता है। ऐसे लड़के से वो अपनी इकलौती बेटी की शादी करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने संध्या को भी समझाने की कोशिश की कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो उससे नहीं, उसकी दौलत से प्यार करता है, पर संध्या उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अपने मम्मी पापा की बात सुन संध्या ने गुस्से में कहा, मैं कोई गाय बकरी नहीं हूँ जिसे आप जिस खूंटे से चाहें बांध दें। मैं शादी अपनी पसंद के लड़के से ही करूँगी, आपकी पसंद के लड़के से नहीं। संध्या की बात सुन उसके मम्मी पापा ने अपना सिर पीट लिया। संध्या पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उस लड़के के प्यार में संध्या इतनी पागल हो गई कि एक दिन उसके बहकावे में आकर उसके साथ घर से कैश और गहने लेकर भाग गई। उस लड़के ने संध्या के साथ धोखा किया। संध्या से गहने और कैश लेने के बाद उसे दूसरे आदमी के हाथ बेच दिया। वो आदमी संध्या को कोठे पर बेचने वाला था। जब संध्या का प्रेमी उस आदमी से बातें कर रहा था तो संध्या ने उन दोनों की बातें सुन ली। अब अपने प्रेमी का घिनौना चेहरा उसके सामने था। उसकी बेवफाई और धोखे ने संध्या के होश उड़ा दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। घर वो लौट नहीं सकती थी, अब वो जाए तो कहाँ जाए। संध्या के आगे विकट स्थिति थी। उस समय संध्या ने निर्णय लेने में देर नहीं की। उसने सोच लिया, मुझे अपने प्रेमी के चंगुल से तो बाहर निकलना ही है। उसी रात जब संध्या का प्रेमी सो गया तो वहाँ से भाग गई। संध्या वहाँ से भागकर अपनी बुआ के पास आ गई। उसकी बुआ पहले तो नाराज हुई, लेकिन जब संध्या ने अपनी नादानी के लिए उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया।
कुछ दिनों बाद उसकी बुआ ने उसके माता पिता को भी संध्या के विषय में बता दिया। संध्या के भाग जाने से उस शहर में उसके माता पिता की बहुत बदनामी हुई। उन्हें हर दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते। एक तरह से सभी ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। ये बात संध्या की बुआ को पता थी, इसलिए उन्होंने अपने भैया भाभी को भी अपने पास ही बुला लिया। अब संध्या बदल गई थी। उसकी बुआ ने उसकी नौकरी लगवा दी। धीरे धीरे संध्या अपने अतीत को भूलने लगी। इसी बीच एक लड़का संध्या से प्यार करने लगा। वह संध्या से शादी करना चाहता है। उसने संध्या के घर वालों के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। संध्या भी उस लड़के की तरफ आकर्षित होने लगी है। उसके माता पिता और उसकी बुआ इस शादी के लिए तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि वो लड़का बहुत शरीफ और अमीर खानदान का है। जब शादी का प्रस्ताव संध्या के लिए आया तो संध्या ने अपनी बुआ से कहा वो अपने अतीत को छुपाकर शादी नहीं करेगी, पर उसके घर वालों का कहना है वो अपने होने वाले पति और ससुराल वालों से अपने अतीत को छुपाकर शादी कर ले। पर संध्या का दिल दिमाग में द्वंद्व चल रहा है। वो करे तो क्या करे, वो आत्ममंथन कर रही है। संध्या कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। उस लड़के से शादी तो करना चाहती है, पर अपने मन के अंतर्द्वंद में फंसकर वो बुरी तरह उलझ गई है। अब तुम ही बताओ संध्या को क्या करना चाहिए। वो अपने पति को सब कुछ बताए या बिना बताए शादी कर ले। संध्या ने मधु को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम्हारा मन क्या कह रहा है? तुम क्या सोच रही हो? संध्या को क्या करना चाहिए? मधु ने उल्टा सवाल संध्या से ही पूछ लिया। अरे मैडम, अगर मैं कोई फैसला कर पाती तो अब तक कहानी का अंत लिख चुकी होती। मैं इस कहानी का अंत कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा है। उल्टे तुम मुझसे पूछ रही हो मुझे क्या करना चाहिए? संध्या ने मधु को घूरते हुए कहा, अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ संध्या अपने होने वाले पति से सब कुछ बताकर शादी करे, नहीं तो वह जीवन भर डर के साये में जिएगी, जो उसके वैवाहिक जीवन में खुशियों की जगह दुखों का सैलाब ला सकता है। वो अपने एक गलत फैसले के कारण बहुत दुख सह चुकी है, मानसिक पीड़ा झेली है। अब आगे उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, इसलिए उसे सच के रास्ते पर चलना चाहिए, वरना वो जीवन पर्यंत मानसिक अंतर्द्वंद से आज़ाद नहीं हो पाएगी। ये तो मैं सोच रही हूँ, पर कहानी की लेखिका तुम हो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी कहानी की नायिका को क्या करना चाहिए? मधु ने संध्या को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। मेरा मन भी यही कह रहा है। मेरी कहानी की नायिका को शादी से पहले अपने होने वाले पति को अपने अतीत का राज बता देना चाहिए, वरना कहानी की नायिका के जीवन में कभी खुशियों के फूल नहीं खिलेंगे और ना ही उसके वैवाहिक जीवन में सुकून भरी ठंडी पुरवाई का झोंका आएगा। संध्या ने शून्य में देखते हुए कहा, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारा मन जिस बात की गवाही दे रहा है वही करो। मन मस्तिष्क की लड़ाई में मन की बात पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा सच की गवाही देता है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई की नींव पर रखना चाहिए, मधु ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा। मधु की बात सुन संध्या के मन मस्तिष्क की लड़ाई का अंत हो गया। इतने दिनों से उसकी आंखों के आगे जो धुंध छाई थी वो छंट गई। उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसने निर्णय लिया वो अपना सच बताकर ही विवाह करेगी। अंजाम जो होगा देखा जाएगा। ये सोचते ही संध्या के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। संध्या की सच्चाई मधु को उसकी कहानी सुनकर पता चल गई थी, पर मधु ने उसे जाहिर नहीं होने दिया। वो अपनी सहेली को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मधु के चेहरे पर अपनी सहेली के लिए गर्व के भाव थे। संध्या ने आज स्वार्थ को त्याग कर सच का दामन थामा था। इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। वो हिम्मत संध्या में आज दिखाई दे रही थी। ये थी मेरी कहानी छंटती धुन। मेरी जुबानी आपने सुनी। अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आप लोग को कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
नमस्कार, धन्यवाद।